So, hello everyone. I welcome you all to Success Point. आप कौन है? मैं अनमोल हूं। नहीं, अनमोल तो मैं हूं। नहीं, मैं अनमोल हूं भाई, मैं अनमोल हूं। नहीं, मैं हूं अनमोल। अरे नहीं भाई, मैं अनमोल हूं। इसे छोड़ो, ये बेकार है। तो आपसे कह रहा था, तो कैसे हैं आप सब? बेकार। अरे भाई, आपसे नहीं पूछ रहा हूं, उनसे पूछ रहा हूं। अच्छा, सॉरी। तो पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? बेकार। आप जाओ जाओ जाओ। हाँ, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का 4th वीडियो, और आज हम इसमें पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। ठीक है, तो मैंने आपको बताया लास्ट क्लास तक कि हमने पढ़ा था कि पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ यूरोप में, उससे लोगों को मोटिवेशन मिला कि हम भी अपने राजा के खिलाफ आवाज उठाएंगे। पूरे यूरोप में लोगों को मोटिवेशन मिला। उसके बाद क्या हुआ, जब फ्रांस आजाद हुआ 15 साल बाद फ्रांस पे दोबारा कब्जा कर लिया। किसने? नीचे कमेंट करके बताइए किसने कब्जा किया। ठीक है, चलो मैं बता देता हूं, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने कब्जा किया। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने सिविल कोड ऑफ 1804 से कुछ अच्छे काम भी किए, और उसके बाद लोगों को धीरे धीरे लगने लगा कि नेपोलियन ने भी बुरे काम करने शुरू कर दिए, इसलिए लोगों ने नेपोलियन के खिलाफ भी आवाज उठानी धीरे धीरे शुरू करी थी। फिर क्या हुआ था, 1815 बैटल ऑफ वाटरलू। उसमें क्या हुआ था, उसमें कंजर्वेटिव जो पावर थी, कौन कौन? ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, ये इन्हें हम कहते हैं कंजर्वेटिव पावर्स। इन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट को हराया और कब्जा कर लिया फ्रांस पर। ठीक है, तो जो पूरा यूरोप था ना, उन पे, उस पूरे यूरोप पे जो कंजर्वेटिव पावर्स थी उनका वो होने लगा था, पूरी वो अपनी छाप छोड़ गई थी यूरोप में। ठीक है, कंजर्वेटिव कौन लोग थे? कंजर्वेटिव वो लोग थे जो भेदभाव, राजा, इन सब में विश्वास रखते थे, मतलब गलत चीजों में विश्वास रखते थे कंजर्वेटिव लोग। फिर हमने देखा कि 1815 में वो लेके आए ट्रीटी ऑफ वीना, कुछ समझौते। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वीना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि जो रिवॉल्यूशनरीज हैं वो प्लान बनाने लगे सीक्रेटली कि कैसे इन कंजर्वेटिव्स को हम भगाएं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा, हमने पढ़ी एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। ठीक है, उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा फ्रांस रिवॉल्यूशन, फ्रांस में जो जुलाई 1930 में हुआ था। और फिर हमने पढ़ा बच्चों ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद हमने पढ़ा रोमांटिक इमेजिनेशन, जो लोग कह रहे थे कि जो देशभक्ति की फीलिंग है वो केवल लड़ाई से नहीं आएगी, वो इन सब चीजों से भी आएगी। किन सब चीजों से? पैट्रियाटिक सॉन्ग्स, फोक कल्चर, इनको हम कहते हैं जो इस चीज पे विश्वास रखते थे कि हमें पैट्रियाटिक सॉन्ग सुनने चाहिए देशभक्ति जगाने के लिए, उन्हें हमने कहा रोमांटिक्स। ठीक है, वो रोमांटिसिज्म पे विश्वास रखते थे। रोमांटिसिज्म क्या है मैंने आपको बता दिया लास्ट क्लास में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा 1830 में यूरोप का बहुत बुरा समय था, पूरे यूरोप में त्राही त्राही मच गई थी, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट वाला जो टॉपिक था। फिर उसमें हमने देखा कि जो पेरिस था वो रोड्स पे आ गया था, हमने देखा था। फिर लोग जो थे पेरिस के वो डिमांड खड़ी करने लगे। फिर राजा को लगने लगा कि हाँ भाई अब लोग नहीं मानेंगे, तो राजा लोग कुछ चेंजेस लेके आए थे, वो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे लास्ट में, वो हंगरी वाले। ठीक है, तो फिर आज शुरू करेंगे वहां से। सो स्टार्ट करते हैं। सो माय नेम इज अनमोल अग्रवाल और हम पढ़ने जा रहे हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं बच्चों अपने टॉपिक की, द मेकिंग ऑफ जर्मनी या फिर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो मैंने आपको बताया था कि यूरोप में सारे देश चाह रहे थे कि हम अपनी अलग सी कंट्री बन जाएं, हमारे देश में कोई राजा ना हो। अब भाई जैसे ये जर्मनी, मतलब बहुत सारी स्टेट्स हैं। ठीक है, ये कोई कंट्री है, इसमें बहुत सारी रीजन्स डिवाइडेड है ऐसे। तो अब इसमें अलग राजा, इसका अलग राजा, इसका अलग राजा, सबके अलग अलग वो चल रहे हैं। तो अब सब क्या चाहते थे? लोग चाहते थे कि इनको भाई यूनाइट करके एक अलग सी कंट्री बना लें। ठीक है, इसको यूनाइट करके एक ऐसे अलग सी कंट्री बना लें। तो ये हम 3 देश के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे हुआ। मैं आपको तीनों देश की कहानी बताऊंगा, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द लिबरल्स ट्राइड टू यूनाइट जर्मनी इन 1848 बट बाय वोटिंग ऑल जर्मन नेशन पार्टी। हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर के लास्ट में? हमने देखा था कि जो जर्मनी वाले लोग थे, जो लिबरल्स थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम वोट देंगे इस पार्टी को। कौन सी पार्टी? याद रखनी है आपको, ऑल जर्मन नेशन पार्टी। और ये ऑल जर्मन नेशन पार्टी क्या चाहती थी? जर्मनी का यूनाइट होना। ठीक है, तो इन्होंने इसको वोट दिया, इसको जिताया। फिर क्या हुआ था बच्चों, ये जो पार्टी थी ना, इसने रेजिस्ट कर दी थी डिमांड्स। किसकी डिमांड्स? वर्कर्स की डिमांड इन्होंने रेजिस्ट कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ, वर्कर्स ने अपना सपोर्ट हटा लिया इनसे, तो फिर इनको इस पार्टी को ना दबा दिया गया था। भाई देखो, इन्होंने, लिबरल्स ने इस पार्टी को वोट किया तो ये पार्टी जीत गई, लेकिन बाद में इस पार्टी को दबा दिया किसने?
मोनार्की ने और मिलिट्री ने। बट ऑल जर्मन नेशन पार्टी वाज सप्रेस्ड बाय मिलिट्री एंड मोनार्की। इनको दबा दिया मिलिट्री ने और मोनार्की ने, और वापस से राजा ने कब्जा कर लिया, ठीक है। बट और भाई देखो हुआ क्या, यहाँ पे ये जो जर्मनी है जैसे ये, ठीक है, यहाँ पे एक राजा था, ठीक है, राजा को हटाया लिबरल्स ने इनको वोट करके, तो फिर यहाँ पे ये वाली पार्टी आई, ऑल जर्मन नेशन पार्टी। फिर से राजा ने कब्जा कर लिया यहाँ पर, और मिलिट्री ने, ठीक है, क्योंकि जो वर्कर्स थे उन्होंने अपना सपोर्ट इस पार्टी से हटा लिया था, क्योंकि उन्होंने उनकी डिमांड रजिस्ट करी थी, तो इसलिए मिलिट्री और मोनार्की ने इस पर कब्जा कर लिया, इस पार्टी पे, ठीक है। बट ऑल जर्मन नेशन पार्टी गॉट द सपोर्ट ऑफ लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ प्रूशिया। इन्हें सपोर्ट मिल गया किसका? लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ प्रूशिया। मतलब कि जैसे जर्मनी है तो प्रूशिया वाले जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, ठीक है, वो आए और उन्होंने सपोर्ट किया किसको? ऑल जर्मन नेशन पार्टी को। भाई प्रूशिया वाले अमीर लोगों ने कहा कि भाई हम तुम्हारी मदद करेंगे, ऑल जर्मन नेशन पार्टी को कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे जर्मनी को यूनिफाई करने में। अब देखते हैं, तो फ्रॉम देन प्रूशिया टुक द लीडरशिप ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन। फिर प्रूशिया ने कहा कि भाई तुम्हें आज़ादी दिलाना, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ। ऑटो वॉन बिस्मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। ऑटो वॉन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, ठीक है। ये भाई कई बार क्वेश्चन आता भी है, और मेरे को लगता है मतलब आ सकता है ये क्वेश्चन अब की बार भी ऑब्जेक्टिव में कई बार आता है कि हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो आप क्या लिख के आएंगे? आप लिख के आएंगे ऑटो वॉन बिस्मार्क। इन्होंने क्या करा? इन्होंने कॉपरेट करा था प्रूशिया के साथ, अपनी आर्मी बनाई थी, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जर्मनी को यूनिफाई करने में, ऑटो वॉन बिस्मार्क। इसलिए इन्हें ऑटो वॉन बिस्मार्क को आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कहा जाता है। आर्किटेक्ट ऑफ प्रोसेस मतलब आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। फिर क्या हुआ भैया? प्रूशिया ने साथ दे दिया था जर्मनी को यूनिफाई होने में, ठीक है, राजा वाजा को भगाने में। वॉर ओवर 7 years विद ऑस्ट्रिया, फ्रांस एंड डेनमार्क। विद ऑस्ट्रिया कैसे बन गया? विद ऑस्ट्रिया, फ्रांस एंड डेनमार्क एंडेड विद विक्ट्री ऑफ प्रूशिया। देखो प्रूशिया ने करा जर्मनी को सपोर्ट, ठीक है, और ये तीनों देश थे जर्मनी के खिलाफ, तो प्रूशिया की लड़ाई हो गई इनसे। अब प्रूशिया ने इन तीनों देश को हराया, 7 साल की लड़ाई चली, इन तीनों देश को हरा दिया प्रूशिया ने। किस किस को? ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क। प्रूशिया ने हराया तो प्रूशिया जीत गया। अब प्रूशिया था यूनिफिकेशन के सपोर्ट में, तो आफ्टर विक्ट्री द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, नहीं सॉरी जर्मनी आएगा यहाँ पे, सॉरी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वॉज कंप्लीट इन 1871। डेट आपको याद रखनी है, 1871 में यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया। भाई प्रूशिया ने इन तीनों को हरा दिया, अब प्रूशिया जीत गया, अब प्रूशिया के हाथ में पावर आ गई। अब प्रूशिया क्या किसका साथ दे रहा था? जर्मन इसका। और ये क्या चाहती थी कि जो पूरा जर्मनी है उसको हम यूनिफाई कर दें। तो विक्ट्री के बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन 1871 में कंप्लीट होता है, स्वाहा। चलिए, तो इसका जो नया राजा बना ना, नया राजा इसका बना विलियम वन। इसका जो नया राजा बना वो बना विलियम वन, ये आपको याद रखना है, ठीक है, विलियम वन। और ये राजा ना बहुत अच्छा था, ये इन्फेसिस देता था किस पे? मतलब कि महत्व देता था किसको? करेंसी को मॉडर्नाइज करने में, बैंकिंग सिस्टम को इंप्रूव करने में, जर्मनी के जुडिशियल सिस्टम को इंप्रूव करने में ये बहुत ज़्यादा महत्व देता था। तो ये राजा अच्छा राजा था, मतलब अब जर्मनी खुश हो गया, जर्मनी यूनिफाई हो गया, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई ये कोई स्टेट थी जो बहुत पार्ट में बटी हुई थी, ये कोई रीजन था जो बहुत पार्ट में बटा हुआ था, यहाँ का राजा, यहाँ का राजा, यहाँ का राजा, अलग अलग राजा थे सबके। तो प्रूशिया ने क्या करा? प्रूशिया ने लड़ाई की इन सबसे और इस सबको यूनिफाई कराया और एक राजा बनाया केवल पूरे जर्मनी का, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई आपको? बढ़े फिर अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, द मेकिंग ऑफ इटली या फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। हमने जर्मनी के बारे में पढ़ा, अब हम इटली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इटली ना पहले 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। फॉर एग्जांपल ये इटली है हमारा, ठीक है, ये इटली है। यार थोड़ी सी आवाज आ रही होगी उसके लिए माफी चाहूंगा। ये हमारा इटली है, ठीक है। अब इटली ना पहले 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इटली पहले 7 स्टेट में डिवाइडेड था और 7 में से केवल एक ऐसा, देखो सातों का अलग 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 राजा था, इसका अलग राजा, इसका अलग राजा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग। तो 7 में से केवल एक स्टेट ऐसी थी
जिसमें कोई इटालियन रूलर रूल कर रहा था, ठीक है। 7 में से केवल एक स्टेट, भैया पूरा इटली का रीजन है, उसमें से केवल एक स्टेट ऐसी जिसमें इटली का राजा रूल कर रहा है। ये क्या बात हुई यार, मतलब इसमें से सारी जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ पे इटली के राजा को रूल करना चाहिए, यहाँ पे केवल एक स्टेट ऐसी जिसमें इटली का राजा रूल कर रहा है, ठीक है। बाकी में कहीं पे ऑस्ट्रिया का राजा कब्जा करके बैठा है, कहीं पे स्पेन का राजा कब्जा करके बैठा है, तो इसलिए इन्हें क्या करना था, इन्हें सबको हटाना था, ऑस्ट्रिया स्पेन वगैरह वगैरह को, और अपना अलग सा यूनाइटेड नेशन बनाना था। जो एक स्टेट थी जिसमें इटालियन राजा रूल कर रहा था, उस स्टेट का क्या नाम था, उस स्टेट का नाम था बच्चों सारिदीनिया पाइडमोंट। आ रहा होगा मेरे हिसाब से, आ रहा है। सारिदीनिया पाइडमोंट उस देश का उस स्टेट का नाम था जहां पे इटालियन रूलर रूल कर रहा था। नहीं तो बाकी पे देखो, अभी बताता हूं भाई। नॉर्थ में रूल था किसका, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का, यानी कि ऑस्ट्रिया का राजा नॉर्थ में कब्जा करके बैठा था, इटली के नॉर्थ में ऑस्ट्रिया का राजा कब्जा करके बैठा था। इटली के साउथ में बर्बन किंग ऑफ स्पेन, यानी कि स्पेन का राजा कब्जा करके बैठा था, ठीक है। और इटली के बीच में पोप का कब्जा था, ठीक है। तो इनको सबको भगाना था और एक अपनी अलग सी कंट्री बनानी थी इटली। तो देखो क्या हुआ, इसको मैं हटा देता हूं। चलिए, चीफ मिनिस्टर केवर लेड द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। जैसे हमने पीछे देखा था जर्मनी वाले में कि ऑटो वॉन बिस्मार्क ने वाज द आर्किटेक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन, लेकिन यहां पर केवर ने बहुत बड़ा काम किया इटली को यूनाइट करने के लिए। कैसे भाई, केवर जैसे केवर है, ठीक है, ये है हमारे पास में केवर। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक आर्मी बनाई, मतलब कि इटली के सोल्जर्स की एक आर्मी बनाई इन्होंने, ठीक है। ये है हमारी आर्मी, ठीक है। देखो फिर क्या करा, इन 1859 केवर्स आर्मी डिफीटेड ऑस्ट्रियन फोर्सेस। देखो ये आर्मी को लेके गए, ये इस आर्मी को लेके गए ऑस्ट्रिया में, नॉर्थ में, ठीक है, जहां पे ऑस्ट्रिया का राजा रूल कर रहा था। वहां पे ऑस्ट्रिया के राजा से लड़ाई करी और उसे भगा दिया, ठीक है, उसे भगा दिया। अब नॉर्थ वाले उसमें रीजन में इनका कब्जा हो गया, इनका केवर वाली आर्मी का, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, मैनी वॉलंटियर्स अंडर लीडरशिप ऑफ गुसिपी गरीबादली जॉइंड द मूवमेंट। अब देखो जैसे ये तो आर्मी है, ये तो सोल्जर्स हैं। अब भाई इटालियन के कॉमन लोग भी तो थे, इटली के जो कॉमन लोग थे वो खुश हो रहे थे केवर को देख के कि भाई केवर इतने अच्छे काम कर रहा है, हमारे पूरे देश को यूनाइट करा रहा है, एक अपनी आर्मी बना डाली, उससे पूरे देश को यूनाइट करा रहे हैं केवर। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने केवर को सपोर्ट करना शुरू किया, इटली के कॉमन लोगों ने, ठीक है। तो केवर को जब सपोर्ट किया तो बहुत सारे जो वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स मतलब कॉमन पीपल जो केवर को सपोर्ट करते थे, ठीक है, बहुत सारे वॉलंटियर्स जो है, ये बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, ये हैं हमारे वॉलंटियर्स। इन्होंने ज्वाइन कर लिया आर्मी को, इन्होंने क्या करा, ज्वाइन कर लिया आर्मी को इन द लीडरशिप ऑफ गुसिपी गरीबादली। यहां पे यही लिखा है, मैनी वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गुसिपी गरीबादली ज्वाइंड द मूवमेंट, ठीक है। ये वॉलंटियर्स है, इन्होंने मूवमेंट ज्वाइन कर लिया। तो देखो अब ये कितनी बड़ी आर्मी बन गई, ठीक है। अब इन्होंने ऑस्ट्रिया पे तो कब्जा कर लिया, अब ये गए स्पेन वाले राजा के पास। स्पेन वाला राजा आराम से बैठा था, कॉफी पी रहा था, उसके पास चले गए, वो एकदम से घबरा गया। इन्होंने क्या करा, इतनी बड़ी आर्मी ने स्पेन वाले राजा को भी हरा डाला, ठीक है। इन 1860 यानी कि इसके एक साल बाद दे डिफीटेड द बर्बन किंग ऑफ स्पेन, यानी कि स्पेन के राजा को भी हरा दिया। अब ये भी इनका पार्ट, ये भी इनका पार्ट, ठीक है। और 1861 में एक साल बाद इटली हो गया यूनाइट, इन्होंने नॉर्थ पे कब्जा कर लिया, साउथ पे कब्जा कर लिया और इटली को यूनाइट कर दिया, ठीक है। तो फिर जब इटली यूनाइट हुआ तो उसका राजा बना विक्टर इमैनुअल, आई होप ये आ रहा होगा, इमैनुअल। ये एक इटालियन राजा, इटली का राजा था, इमैनुअल II, ठीक है। ये बना हमारे पास में राजा किसका, इटली का। इतना आ रहा है क्या, जी बिल्कुल आ रहा है। तो चलिए फिर मैंने आपको ये बता दिया, हमने देखा कि इटली पहले 7 भागों में डिवाइडेड था। यहाँ पे बनाता हूँ, इटली हमारा 7 भागों में डिवाइडेड था, उसमें से केवल एक भाग ऐसा था जिसपे इटली का रूलर रूल कर रहा था, ठीक है। हमने देखा कि नॉर्थ में ऑस्ट्रियन किंग का कब्जा था, साउथ में बर्बन किंग का ऑफ स्पेन का कब्जा था और बीच में पोप का कब्जा था। फिर केवर जो कि एक इटालियन चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या करा, एक अपनी आर्मी बनाई। आर्मी बनाने के बाद 1859 में उन्होंने नॉर्थ में ऑस्ट्रिया वाले राजा को हरा दिया। फिर बहुत सारे कॉमन पीपलों ने खुश होकर इन्हें ज्वाइन किया, तो बहुत बड़ी आर्मी बन गई, ठीक है। बहुत बड़ी आर्मी बनने के बाद मैनी वॉलंटियर्स हमने देखा इन्होंने ज्वाइन करा गुसिपी गरीबादली, आपको याद रखना है गुसिपी गरीबादली की लीडरशिप में, ठीक है। फिर 1860 में ये बहुत बड़ी आर्मी गई, साउथ में हराया स्पेन के राजा को,
डिफीटेड बर्बन किंग ऑफ स्पेन। फिर 1861 में पूरे इटली को यूनिफाई कर दिया, इटली हो गया यूनिफाइड, स्वाहा। चलिए ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अगर कभी भी यूनिफिकेशन ऑफ इटली से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये पॉइंट्स लिख के आएंगे, टीचर आपको फुल मार्क्स देगा। ठीक है, तो चलिए, और अब तो वैसे भी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, तो उसमें ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ याद रखना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए फिर मैंने आपको इसमें पूरा कंटेंट बता दिया है। अब हम चलते हैं ब्रिटेन की तरफ। तो बच्चों ब्रिटेन ने ना ऐसे जैसे इन्होंने रिवॉल्यूशन करा था ना, देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने हराया स्पेन को और ऑस्ट्रिया को, और 1861 में ये हो गए इंडिपेंडेंट, मतलब एकदम से इंडिपेंडेंट हुए। जो ब्रिटेन था ना वो एकदम से इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हुआ। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। ठीक है, ब्रिटेन ने अपना दिमाग चलाया, हाथ पैर नहीं। तो चलिए फिर ब्रिटेन की तरफ चलते हैं। इटली की कहानी हुई समाप्त। तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं बच्चों द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन की कुछ अटपटी सी कहानी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। तो देखो ब्रिटेन ने ना अपने दिमाग का यूज करके अपने आप को यूनाइट किया था। अभी हम देखेंगे कैसे। यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन वॉज ए स्लो प्रोसेस। जैसे हमने देखा था पिछले दो केस में, जर्मनी में और इटली में, एकदम से ही यूनिफिकेशन हो गया, लड़ाई हुई यूनिफिकेशन हुआ। यहाँ पे धीरे धीरे यूनिफिकेशन हुआ, इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ नहीं हुई। ठीक है, देयर वॉज नो ब्रिटेन स्टेट टिल 1700 है, कोई ब्रिटेन स्टेट था ही नहीं 1700, यानी कि 18th सेंचुरी तक कोई भी ब्रिटेन स्टेट नहीं था। ठीक है, फिर कैसे बना ब्रिटेन स्टेट वो भी हम देखते हैं। द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड द पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1688, यानी कि एक छोटी सी टेरिटरी है मान लो। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास छोटी सी टेरिटरी है, इसमें कोई राजा रूल कर रहा है। इन्होंने क्या करा, इंग्लिश वाले लोगों ने इस राजा को भगा दिया यहाँ से कि भाई तू निकल। ठीक है, और खुद रूल करने लगे। तो ये इन्होंने क्या कहा, इसे कहा इन्होंने ब्रिटेन नेशन स्टेट। ठीक है, ब्रिटेन की क्या थी ये, नेशन स्टेट। ओके, हो गई इतनी बात, आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ, अब ये बहुत छोटी सी टेरिटरी थी, मतलब बहुत ही छोटी सी वो थी रीजन। ठीक है, अब देखते हैं। दिस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन एज नेशन स्टेट। मैंने आपको बता दिया इन्होंने क्या करा, एक टेरिटरी पे से उस के राजा को भगाया और खुद वो टेरिटरी पे कब्जा कर लिया। छोटी सी टेरिटरी थी। ठीक है, चलिए उसके बाद ये बड़ी कैसे हुई, इन्होंने सोचा इसे बड़ी करते हैं। An act of union was signed between Scotland and Britain, which has led to the formation of United Kingdom of Great Britain. The parliament was dominated by English people. इसका क्या मतलब हुआ, इसी के पास में एक कंट्री थी स्कॉटलैंड। ठीक है, ऐसे ये है हमारे पास में स्कॉटलैंड। ठीक है, तो इन दोनों ने क्या करा, इन दोनों ने एक एक्ट साइन किया, मतलब एक समझौता किया अपने बीच में कि चलो हम क्या करते हैं, हम ना यूनाइट हो जाते हैं, एक बन जाते हैं, हम एक बन जाते हैं। एक बनने के बाद क्या हुआ, एक बनने के बाद इन्होंने सोचा था कि भाई हम एक हो जाएंगे, बड़ी पावरफुल टेरिटरी बन जाएंगे। लेकिन जो ब्रिटेन वाले लोग थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने स्कॉटलैंड वाले लोगों के ऊपर डोमिनेट करना शुरू कर दिया। भाई इसका एक कॉमन पार्लियामेंट था इस पूरी का, उसमें दोनों के हाफ ऑफ मेंबर्स होने चाहिए थे, स्कॉटलैंड और ब्रिटेन के। लेकिन ब्रिटेन वाले मेंबर्स वहां पे ज्यादा हो गए, यानी कि ब्रिटेन वाले लोगों ने स्कॉटलैंड के ऊपर डोमिनेट करने लगे। ठीक है, तो यानी कि स्कॉटलैंड को ब्रिटेन वाले लोगों ने दबा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आयरलैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ। ठीक है, इन्होंने क्या करा, पहले तो ब्रिटेन ने बोल दिया स्कॉटलैंड को चलो हम एक हो जाते हैं और फिर साथ में मिल बांट के पावरफुल एम्पायर बना के रहेंगे। लेकिन अब क्या करा इन्होंने, एक तो हो गए लेकिन स्कॉटलैंड के साथ धोखा कर लिया और अपना कब्जा उस पर जमाने लगे। ठीक है, अब देखते हैं आयरलैंड की कहानी। आयरलैंड बच्चों दो पार्ट में बटा हुआ था, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। ये इसके दो रिलीजन थे। ठीक है, दो तरह के लोग रहते थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। तो ब्रिटेन ने क्या कहा, ब्रिटेन ने प्रोटेस्टेंट को कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम जो है कैथोलिक्स को दबा दो, यानी कि उन्हें सप्रेस कर दो। ठीक है, और तुम डोमिनेट करो पूरे आयरलैंड पे। ठीक है, तो अब भाई ये तो खुश हो गए प्रोटेस्टेंट कि चलो हम डोमिनेट करेंगे, ब्रिटेन वाले लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही प्रोटेस्टेंट ने ब्रिटेन वाले लोगों को सपोर्ट किया, कैथोलिक्स को सप्रेस किया, वैसे ही आयरलैंड वाज फोर्सफुली यूनाइटेड विद ब्रिटेन इन 1801। ब्रिटेन ने जबरदस्ती आयरलैंड को अपना पार्ट बना लिया। कब, 1801 में। जैसे फॉर एग्जांपल ये आयरलैंड है हमारा, तो ब्रिटेन ने क्या करा, जबरदस्ती इसको अपना पार्ट बना लिया। ठीक है, अब देखो ये हमारा, ये था इतना छोटा सा। ठीक है, देखो कितना बड़ा टेरिटरी बना लिया। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसी है नहीं। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या करा, जैसे ही प्रोटेस्टेंट, पहले तो कह दिया प्रोटेस्टेंट को कि हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम कैथोलिक्स को दबाओ। ठीक है, फिर जब जैसे ही प्रोटेस्टेंट ने ब्रिटेन की बात मानी, वैसे ही ब्रिटेन ने आयरलैंड को जबरदस्ती के साथ 1801 में अपने अंदर कर लिया। ठीक है, अब देखो हमने क्या देखा भाई, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन वाज अ स्लो प्रोसेस, बहुत धीमा प्रोसेस था ये। देयर वाज नॉट ब्रिटिश स्टेट
टिल 1700। कोई 1700 तक कोई ब्रिटेन जैसी स्टेट थी ही नहीं। उसके बाद द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज द पावर। हमने देखा फिर कि जो एक छोटी सी टेरिटरी थी उस पर एक राजा कब्जा कर रहा था, तो उसको राजा को इन्होंने भगा दिया ब्रिटिश वाले लोगों ने, और खुद कब्जा कर लिया उस टेरिटरी पर, छोटी सी टेरिटरी, ठीक है। उसका नाम दिया इन्होंने ब्रिटेन नेशन स्टेट। फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने स्कॉटलैंड के साथ एक एक्ट साइन किया, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, जिसमें इन्होंने स्कॉटलैंड को अपने साथ यूनिफाई कर लिया और फिर धीरे धीरे स्कॉटलैंड पर डोमिनेट करने लगे, ठीक है। आ गई इतनी बात समझ में, चलिए फिर ये दोनों साथ में हो गए। अब क्या हुआ, अब इन्होंने आयरलैंड को भी धोखे से अपने साथ जोड़ लिया। देखो पहले तो ये ब्रिटेन था, ब्रिटेन छोटा सा, ठीक है। आ रहा है इतना, आई होप आ रहा होगा, तो बिल्कुल आ रहा है। इन्होंने क्या करा, स्कॉटलैंड को भी अपने साथ जोड़ लिया धोखे से, और आयरलैंड को भी अपने साथ जोड़ लिया जबरदस्ती से, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया ब्रिटेन नेशन स्टेट, और ये टॉपिक भी हो गया खत्म। अब हमने देखा कि आयरलैंड को अपने साथ जोड़ के ब्रिटेन हो गया यूनिफाई, स्वाहा, ठीक है। तो चलिए फिर एंड करते हैं इस लेक्चर को। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बढ़िया बढ़िया वीडियोस आती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।